26/11 के बाद क्या इसे भारत की सरजमी पर बड़ा आतंकी हमला, सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाए? आज मैंने एक शो में यही कहा कि ये 26/11 के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहला देने वाला हमला हुआ है, वहशियाना हलवा हमला है जिसे कहना चाहिए। जानवर भी इस तरह से लोगों को नहीं मारते, किसी इंसान को या किसी दूसरे जानवर को। मैसेकर जिस तरीके का हुआ, शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। और कैसे लोग हैं ये, कैसे जानवर हैं, या क्या कहा जाए, जानवर को तो इनसे कहीं बेहतर है। बहुत शर्मनाक है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सारी दुनिया ने मैसेजेस आए, पूरी दुनिया से आए, सभी ने इसका खंडन किया है। और लेकिन यह है कि प्रॉब्लम यह है कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 26/11 हुई, उसके बाद कई एक छोटे छोटे, वो भी अच्छे खासे बड़े थे, फिर उसके अलावा अब ये कितना बड़ा हो गया। यू नेवर नो, इट्स नॉट गोइंग टू एंड। लगता है कि जब तक के हमारे पड़ोसी हैं तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्या रहेगा इसी की, वो जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी ऑब्जेक्टिव है कि वो कश्मीर को ले लेंगे, जैसा कि उन्हीं ने अभी जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, जनरल मुनीर के अपने भाषण में कहा, वो तो कभी पूरा होने वाला नहीं। वो कभी पूरा नहीं होगा तो क्या ये हमेशा यही सब करते रहेंगे? पाकिस्तान की हालात इतने खराब है। दूसरी चीज ये भी है, हमने ये जब भी देखा है कि जब पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस बढ़ती जाती है तो वो सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि भारत से टेंशन हो जाए। तो फिर उसके बाद वो अपील करते हैं जनता से यूनाइट होने की, और यूनाइट हो, और खतरा है मुल्क को। और मुल्क को इसी के, देखिए पाकिस्तान जो है वो बेसिकली कोई नेचुरल स्टेट नहीं है। एक स्टेट जो बनती है वो सैकड़ों साल बल्कि 1000 साल ज्यादा लगती है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। एकदम से आपने 10 साल का मूवमेंट, वो भी नॉर्दर्न इंडिया में, वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने मूवमेंट किया, और उसके बाद अंग्रेजों ने उसको पार्टीशन आपको कर दिया, जमीन खींच दी, रेखा खींच दी। लोकल लोग उसके खिलाफ से, बलोच नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का पार्ट बने, खैबर पख्तूनख्वा नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का पार्ट बने। फिर उसके अलावा जो थे बांग्लादेश, बहुत उस जमाने में ईस्ट बंगाल कहलाता था, वो बहुत आगे था इस मूवमेंट में। तो कहने की बात यह है कि धर्म जो होता है वो बेसिस नहीं होता रिलीजन का, इथनिक आइडेंटिटी उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और यही कारणवश था कि बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि बंगाली आइडेंटिटी थी जो क्लैश कर रही थी पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान से, वो अलग हो गए। अब बलोच आइडेंटिटी और जो है, फिर उसके अलावा पश्तून, ये अब पठान अलग होने के ऊपर तुले हुए हैं। कितने शहर हो गए हैं ऐसे जहां पाकिस्तानी सेना अंदर नहीं जाने पा रही इन दोनों प्रांतों में। जी। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत से एक टेंशन क्रिएट करो, यूनाइट करो। लेकिन पाकिस्तान की आम जनता इस बात को समझ गई है कि पाकिस्तान की जो सेना है ये इनकम्पिटेंट है, ये सारी युद्ध हार चुकी है। फिर उसके अलावा ये बहुत ही करप्ट इंस्टीट्यूशन है, इनएफिशिएंट है, और ये मुल्क की तरक्की में एक रोड़ा है। और पाकिस्तान के जो बेसिक आइडिया है, अब उसको लेके वहां पे पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो रहा है कि ये सही है या गलत। बल्कि लोग बहुत से ये कहने लगे हैं कि ये आइडिया ही गलत था। पाकिस्तान के अस्तित्व का सवाल है, तो इसलिए उन्हीं ने, फॉरेन जनरल मुनीर ने, ये हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान का जो कार्ड शुरू किया है, ये उसी का एक कड़ी है जो हमने देखा वहां पे हुई। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, ये जो अटैक हुआ है इसका पैटर्न क्या कहता है? क्योंकि यूजुअली हम देख रहे थे जो हमले बीते वक्त में भी हुए हैं उसमें फोर्सेस को टारगेट किया गया है, सैनिकों को टारगेट किया गया है, जेके पुलिस को टारगेट किया गया, इवन कुछ समय पहले वहाँ पे सिविलियंस को भी टारगेट किया गया, लेकिन उसके पीछे का मकसद कुछ और दिखाई देता था। लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज में टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, ये पैटर्न क्या कहता है? क्या जताना चाह रहे थे आतंकवादी? आतंकवादी दो तीन चीजें दिखाना चाह रहे थे। एक तो ये कि वो मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी करना चाह रहे थे। दूसरी उनकी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से
कश्मीर में इतना मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट कर दो कि भारत की जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाए। तीसरी उनकी कोशिश ये थी कि इस टूरिस्ट सीजन है, इसमें वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, और पिछले कुछ दिनों से स्पेशली 3-4 साल से वैली के अंदर आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई थी। जो कुछ भी था हो रहा था वो जम्मू क्षेत्र में ज्यादा इनका कंसंट्रेशन था, वहां पे ज्यादा ये कर रहे थे। फिर उसके अलावा ये था कि डिवाइड होगी तो इनको जो लोकल सपोर्ट मिल रही थी वैली से आतंकवादियों को, वो मिलना उसमें कमी हो गई थी। तो इसलिए उन्हीं ने एक तो नाम इसका ऐसा चुना गया, रेसिस्टेंस फ्रंट, और इस तरह की चीजें, ये दिखाने के लिए कि भाई ये सेकुलर लोकल ग्रुप्स है, धार्मिक नहीं है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और ये हालांकि ये एक प्रोजेक्ट है उनका जो लश्कर तैयबा का, उसी की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात, एक चीज और मीनाक्षी में कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन था ये बगैर किसी जो खुफिया एजेंसी के बगैर नहीं हो सकता था। इसी कि ये 3-4 लोग तो सामने आके जो किलर्स थे, ट्रेंड किलर थे। आसान काम नहीं होता आदमियों को मारना, उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग, ड्रग पे रखा जाता है और क्या क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये लोग पागल बना दिए जाते हैं कि बस मारो जाके और जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। दूसरी चीज ये थी कि ये इनके पीछे और बहुत से लोग रहे होंगे, रेकी हुई होगी, फिर जिसके बारे में बता रहे हैं। फिर उसके अलावा ये हुआ होगा कि पूरा जो सपोर्ट सिस्टम इनके लिए डेवलप किया गया होगा, पैसा, गन्स लाई गई होंगी। फिर उसके अलावा ये कि गेट अवे कार, गेट अवे मोटरसाइकिल्स का इंतजाम करना, कि उनको एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले देखी जाती है कि इनको वहां पे ऑपरेशन करके किस इंडियन आर्मी आने से पहले पहले इनको एक सर्टन प्लेस पे, जो सेफ प्लेस ये बनाई होगी, वहां तक पहुंचा देना, इसलिए कि उनको मालूम होगा सेना को कि कितनी जल्दी इंडियन आर्मी कितने एरिया को वो कवर करेगी। तो ये सारी चीजें प्लान करके किया गया होगा। तो उसमें बगैर सेना के फिर ये लोगों को कोई एक आदमी होगा जो मिनट टू मिनट गाइड कर रहा होगा सैटेलाइट टेलीफोन से इन लोगों को। सर, आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से इस हमले की तैयारी करने में इन लोगों ने कितना वक्त लिया है, इन आतंकवादियों ने? मेरा ख्याल है बहुत बहुत टाइम, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा ये तय करने के लिए। ये अभी जो सर्दियों का मौसम गया है, पूरा विंटर सीजन इन्होंने इसमें कंज्यूम किया है, इस प्लानिंग में, इसका मतलब? बिल्कुल, इसको प्लानिंग में किया गया होगा। ये पहले वहां से आने से पहले कुछ लोग होंगे इनके लोकल, और जो उनके साथ होंगे जिन्हीं ने जगह आइडेंटिफाई की होगी, मैप रखे जाते होंगे वहां के ऊपर, मैप के ऊपर सारी चीजें होंगी कि ये जंगल का एरिया है, 4 किलोमीटर नीचे से ऊपर जाना होता है लोगों को, यहाँ पे बहुत अच्छी खूबसूरत एरिया है, पर्यटन बहुत होंगे, तमाम के होंगे, पूरे इंडिया के होते हैं, इस पीरियड में आ जाते हैं, ये पिछले 2 साल से वॉच कर रहे होंगे। उसके बाद ये तमाम ये सिलेक्शन हुआ होगा, इसका सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व रहे होंगे, फिर सेलेक्ट की गई होगी टीम के कौन जा सकता है। फिर उसके अलावा ये है कि बहुत से अलग अलग सिस्टम्स होंगे। कल सोशल मीडिया पर भी ये नैरेटिव चल रहा था, कई जर्नलिस्ट इस बात को कोट करके कह रहे थे, वो अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। इनफैक्ट उन ओपिनियंस में भी ये बात हाईलाइट की गई कि क्या जरूरत थी कश्मीर में इलेक्शन कराने की। देखिए, आपने इलेक्शन कराया और इलेक्शन कराने के बाद वहां पर देखिए कैसे सरकार बन रही है, और जो सरकार बन रही है वो फिर उसी सोच को पोषित कर रहे हैं जिस सोच का शिकार कश्मीर घाटी रही है, जिस सोच का शिकार कश्मीर रहा है। और अमित राणे जी, आप इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करिए सर। मैं भी इस पे रिस्पॉन्स करूंगा। हाँ, कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराने चाहिए थे, या देखिए भावनाओं के स्तर पर आपकी भावनाएं उबल रही हैं, तब ये बात आप कह रहे हैं, ये समझा जा सकता है। लेकिन भारत में एक व्यवस्था है सर, संविधान है, कानून है, इस बात को फिर किस तरह से समझना चाहिए? व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? कमर आगा सर। मैं समझता हूं कि अब ये सरकार तो नहीं चल पाएगी, प्रेसिडेंट रूल वहां पे हो जाएगा जल्दी ही, इसलिए कि दूसरा चांस मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेने की पोजीशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में, इसलिए कि इस वक्त पब्लिक ओपिनियन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी अभी है, और पूरा आपने शुरू ही किया था कि यहाँ से लेके केरल तक सब एक हो गए हैं और सब बहुत नाराज हैं इस वक्त। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो होगी, अभी मेरा ख्याल है होम मिनिस्टर वहाँ पे दौरे पे हैं, लौट के आएंगे, तो वो प्रेसिडेंट रूल मेरा ख्याल है कि लग सकता है वहाँ पे।